नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। हमने जो बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी, उसके अब तक 12 वीडियो आ चुके हैं। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर देखें। उन वीडियो की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हो। आज का वीडियो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारे पास, सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, किसका कथन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सीखने के सफल अनुभव, जो अनुभव होते हैं उनके द्वारा हम अधिक से अधिक सीख सकते हैं। सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। जो हमारे अनुभव होते हैं वो ही हमें क्या करते हैं, अधिक से अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। यह कथन किसका है? 1 नंबर ऑप्शन है हमारे पास फ्रेंडसन का, 2 नंबर वाटसन का, 3 नंबर जीन पियाजे का, 4 नंबर सिगमंड फ्राइड का। तो इनमें से जिन साथियों को आंसर आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका जो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, पहला ऑप्शन फ्रेंडसन। तो फ्रेंडसन ने कहा था कि जो अपने अनुभव होते हैं उनके द्वारा सीखा हुआ सबसे सफल होता है। तो परिभाषा क्या थी? सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। किसने कहा था? फ्रेंडसन ने कहा था। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था कि एक अनसुलझा संकट एक बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कोई भी यदि पहलू बच्चे के समझ में नहीं आता है तो वो उसको कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो क्या है? एक अनसुलझा संकट एक बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। यह कथन किसका है या किसने कहा था? हमारे पास ऑप्शन पहला जीन पियाजे, 2 नंबर अल्बर्ट बंडूरा, 3 नंबर एरिक्सन, 4 नंबर कोहलर। तो इनमें से किसने कहा था? जो हमारे पास 2 नंबर ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा। बंडूरा ने कहा था कि एक अनसुलझा संकट एक बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कोई भी क्रोधित हो सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कोई भी क्रोधित हो सकता है। यह आसान है लेकिन सही व्यक्ति के लिए सही समय पर सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से क्रोधित होना यह आसान नहीं है, इससे संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? हमारे पास ऑप्शन है 1 नंबर भावनात्मक विकास, 2 नंबर सामाजिक विकास, 3 नंबर संज्ञानात्मक विकास और 4 नंबर शारीरिक विकास। जिन साथियों को आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर इनके आंसर बताएं। तो हमारे पास जो इसका पहला ऑप्शन है भावनात्मक विकास, वो इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न क्या था? कोई भी क्रोधित हो सकता है। ये आम बात है कि कोई भी क्रोधित हो सकता है, यह आसान है, लेकिन सही व्यक्ति के लिए सही समय पर सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से क्रोधित होना यह आसान नहीं है। यह किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? कौन से विकास से संबंधित है? भावनात्मक विकास से संबंधित है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 4 नंबर प्रश्न, अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था, यानी अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था होती है। अपनी वस्तुओं को प्रेम करता है बालक बच्चा, तो वो कौन सी अवस्था में अपनी वस्तुओं को प्रेम करता है? उसको सब प्रेम की अवस्था भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है हमारे पास पहला शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं। तो सब प्रेम की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? शैशव अवस्था या शैशव अवस्था होती है। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर प्रश्न, जब बच्चे कोई अवधारणा सीखते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो अभ्यास द्वारा
उनके द्वारा की गई त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार द्वारा किया गया है या किसके द्वारा दिया गया है यह विचार। तो हमारे पास ऑप्शन पहला थोरनडाइक, जीन पियाजे, जे.बी. वाटसन, लेवकुट। तो यह किसने कहा था? जब बच्चे कोई अवधारणा सीखते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उनमें गलतियां होती है और फिर धीरे धीरे उनका उपयोग करते जाते हैं, वो त्रुटियां के अंदर भी उनका सुधार होता जाता है, अंत के अंदर वो सही काम सीख जाते हैं। तो यह किसने कहा था? थोरनडाइक ने कहा था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 6 नंबर प्रश्न, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है। 2-3 प्रश्न बनते हैं यहां से कि कौन सी अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले थे। तो यह परिभाषा किसने दी थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है पहला हमारे पास जीन पियाजे, फ्राइडसन, हेलिक्स, जॉन डेवी। तो यह परिभाषा किसने दी थी? हमारे पास जो पहला ऑप्शन है जीन पियाजे ने यह परिभाषा दी थी। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर प्रश्न, एक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कोई भी शिक्षक है वो शिक्षार्थी के मानसिक विकास का अध्ययन कर किस विकास की योजना नहीं बना सकता, आगे आने वाले जीवन की योजना नहीं बना सकता। कौन सी विकास की? हमारे पास ऑप्शन है शारीरिक विकास की, शैक्षिक विकास की, सामाजिक विकास की या खेल के क्षेत्र की। तो इनमें से जैसे मान लो शैक्षिक विकास है तो बच्चे की शैक्षिक विकास को देखकर टीचर उसका अनुमान लगा सकता है कि भावी विषय में यह क्या बनेगा। सामाजिक विकास, यदि उसका बच्चे का अनुशासन और अच्छा है तो उसके आधार पर ही बताया जा सकता है। खेल के क्षेत्र में यदि बच्चा स्कूल के अंदर अच्छा खेलता है तो वो भविष्य के अंदर हम तुलना या कल्पना कर सकते हैं कि बच्चा आगे जाकर ये इस खेल में कामयाब हो सकता है। लेकिन शारीरिक विकास, अब बच्चे का शरीर कैसा है, भविष्य में कैसा होगा, इसकी योजना वह नहीं बना सकता। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 8 नंबर प्रश्न हमारे पास, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि सीखने की जो असफलताएं होती है वो समझने की असफलताएं होती है। यह कथन किसका है? हमारे पास ऑप्शन 1 मर्सेल का, डेवे का, एरिक्सन का या सिगमंड फ्राइड का। तो सीखने की जो असफलता होती है वो समझने की असफलता होती है। ये किसने कहा था? जो 1 नंबर ऑप्शन है हमारे पास मर्सेल ने कहा था। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 9 नंबर प्रश्न, विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है। बहुत ही अच्छा है कि विकास एक सतत या जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। किसने माना है? ऑप्शन है हमारे पास पहला बंडूरा एम स्किनर ने, जीन पियाजे एम वाटसन ने, 3 नंबर वुडवर्थ एम बी.एफ. स्किनर ने, एरिक्सन एम जॉन ने। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, जीवन भर अनवरत चलने वाली प्रक्रिया। यह किसने बताया है? 1 नंबर जो ऑप्शन है बंडूरा एम स्किनर ने बताया है। उसके बाद में हमारे पास 10 नंबर प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। यह किसका विचार है? बहुत ही अच्छा प्रश्न कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह किसका विचार है? हमारे पास ऑप्शन पहला ऑप्शन जीन पियाजे, टी.पी. मेनन, अरस्तु या राइटसन। तो यह किसने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है? यह जो 2 नंबर ऑप्शन है टी.पी. मेनन ने कहा है। उसके बाद में हमारे पास 11 नंबर प्रश्न, अनुकरण द्वारा अधिगम का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न कि अनुकरण द्वारा अधिगम, कि बच्चा होता है वो अनुकरण
के द्वारा ही सीखता है। यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है हमारे पास, 1 नंबर ऑप्शन हेगाटी, वाटसन, मेस या डग। इनमें से किसने कहा था? जो हमारे पास 1 नंबर ऑप्शन है हेगाटी ने अनुकरण द्वारा अधिगम का नियम दिया था। 12 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मानव शिशु की भाषा द्वारा संवाद प्रेषण किस आयु से प्रारंभ हो जाता है? जो भाषा बोलकर संवाद प्रेषण करना शुरू करता है बच्चा या शिशु, किस आयु तक शुरू कर देता है? हमारे पास ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन 3 वर्ष की आयु से, 2 वर्ष की आयु से, 4 वर्ष की आयु से या 6 वर्ष की आयु से। तो भाषा द्वारा संवाद प्रेषण की जो भावना शुरू करता है वो 3 वर्ष की आयु तक शुरू कर देता है। उसके बाद में हमारे पास 13 नंबर प्रश्न, पूर्णत प्रकार्यशील व्यक्ति का संपर्क किसने दिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पूर्णत प्रकार्यशील व्यक्ति का संपर्क किसने दिया था? हमारे पास ऑप्शन पहला कार्ल रोजर्स, राइट, 3 नंबर ऑप्शन नन या विर्जेस। तो किसने दिया था यह पूर्णत प्रकार्यशील व्यक्ति का संपर्क किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने दिया था। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 14 नंबर प्रश्न, अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत हैं, इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण, यहाँ पे एकीकरण पर जोर देता है? ऑप्शन हमारे पास पहला गेस्टाल्ट सिद्धांत, 2 नंबर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, 4 नंबर पुनर्बलन का सिद्धांत। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत विभिन्न अंगों को एकीकरण पर जोर देता है? 1 नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास गेस्टाल्ट सिद्धांत सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न कि कौन सा सिद्धांत है जो छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? ऑप्शन है हमारे पास पहला प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, 2 नंबर ऑप्शन शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, 3 नंबर क्रिया प्रसूत सिद्धांत और 4 नंबर पुनर्बलन का सिद्धांत। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो पहला दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसके द्वारा कोई भी शिक्षक छात्र के व्यवहार और उसके जो भी लक्षण उनकी कल्पना कर सकता है या उसको व्यवहार के द्वारा ही उसको दिशा निर्देश दे सकता है। 16 नंबर प्रश्न है हमारे पास, डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? हमारे पास ऑप्शन 117, 220, 360 या 105। तो डॉक्टर एडलर ने 117 क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 17 नंबर प्रश्न है, सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? तो सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था? इसको बोलते हैं समाज मिति विधि। हमारे पास ऑप्शन पहला डॉक्टर एडलर ने, प्रेस ने, मेस ने या ईजल ने। तो इसका आविष्कार या निर्माण किसने किया था? डॉक्टर एडलर ने किया था। सोशियोमेट्री स्केल से तात्पर्य समाज मिति विधि। उसके बाद में 18 नंबर प्रश्न है हमारे पास, बालक मानव ध्वनि
तथा अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बालक जो होता है वो मानव की ध्वनि और अन्य वस्तुओं की ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? ऑप्शन हमारे पास 1 माह में, 6 माह में, 3 माह में या 2 माह में। तो 18 नंबर का कितना हो जाएगा? 1 माह में बालक होता है वो मानव की ध्वनि व अन्य जानवरों या वस्तुओं की ध्वनि में अंतर करना सीख जाता है। उसके बाद में 19 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न कि जो व्यक्तित्व होता है 2 प्रकार से, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, उन दोनों में से सामाजिक विकास किसका सबसे अधिक होता है या अच्छा होता है? ऑप्शन है हमारे पास बहिर्मुखी का, अंतर्मुखी का या इन दोनों का या इन दोनों में से किसी का भी नहीं। तो जो बहिर्मुखी होगा, जो सबके बीच में बैठेगा, सबके बीच में बातें करेगा, उसका सामाजिक विकास सबसे अधिक होगा। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 20 नंबर प्रश्न है हमारे पास, एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो एरिक्सन थे इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में उन्होंने जीवन काल को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? कितनी अवस्था में बांटा? ऑप्शन पहला हमारे पास 6 अवस्था में, 3 अवस्था में, 4 अवस्था में या 8 अवस्था में। तो कितनी अवस्थाओं में बांटा है? 8 अवस्था में बांटा है एरिक्सन ने। इसका हो जाएगा, ये 8 नंबर नहीं है, इसका हो जाएगा 6 अवस्था में बांटा है। एरिक्सन ने कितनी अवस्था में बांटा है? 6 अवस्था में जीवन को बांटा है। उसके बाद में हमारे पास 21 नंबर प्रश्न, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता संरचना के मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? गिलफोर्ड ने बुद्धि से संबंधित जो सिद्धांत दिया था उसमें उसने कितने तत्वों को शामिल किया है? ऑप्शन है हमारे पास 180, 240, 220 या 224। तो इसमें जो हमारे पास पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रायवर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? बहुत ही अच्छा है। पहला ऑप्शन है बच्चे और शिक्षक में संबंध, बच्चे और समान में संबंध, शिक्षक और विषय में संबंध, विषय और बच्चे में संबंध। तो कौन सा रायवर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? तो बच्चे और शिक्षक में संबंध होना जरूरी है, बच्चे और समाज में ये संबंध होना भी इनके अनुसार जरूरी है। उसके बाद विषय और बच्चे में भी संबंध होना जरूरी है। तो शिक्षक और विषय में संबंध है इसने नहीं माना है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही नहीं होगा इनके अनुसार। उसके बाद में 23 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है? हमारे पास ऑप्शन बालकों के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, उसके बाद में हमारे पास शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, उसके बाद में पाठ्य वस्तु का परिमार्जन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अधिगम का क्या तात्पर्य होता है? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन होता है। कोई भी बालक कुछ भी सीखता है तो धीरे धीरे उसकी आदत या व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो वही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। उसके बाद में हमारे पास 24 नंबर प्रश्न, क्लास में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से बचने के लिए टीचर को क्या चाहिए? 1 नंबर ऑप्शन हमारे पास लड़कों और लड़कियों को दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करते हैं, अच्छी लड़की या अच्छा लड़का कहकर छात्रों के अच्छे काम की सराहना करें। उसके बाद में लड़की को कुश्ती में हिस्सा लेने से हतोत्साहित करना, लड़कों को जोखिम उठाने और बोल्ड होने के लिए प्रोत्साहित करें। तो हमारे पास जो ऑप्शन है पहला, लड़कों और लड़कियों को दोनों को
गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 25 नंबर हमारे पास प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की गई है? विकास के किस सिद्धांत में किस पहलू की उपेक्षा की गई है? हमारे पास ऑप्शन पहला सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या भाषाई। तो वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था उसमें विकास के किस पहलू की उपेक्षा की गई है? जो हमारे पास 3 नंबर ऑप्शन है जैविक पहलू की उसने उपेक्षा की है। उसके बाद में हमारे पास 26 नंबर प्रश्न, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने विकसित किया था? तो पहला जो बुद्धि परीक्षण था वो सबसे पहले किसने विकसित किया था? हमारे पास ऑप्शन डेविड वीक ने, अल्फ्रेड विने ने, स्पीयरमैन ने या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने विकसित किया था? अल्फ्रेड विने ने विकसित किया था। उसके बाद में हमारे पास 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? 27 नंबर प्रश्न। तो हमारे पास ऑप्शन प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, आत्म निरीक्षण विधि या निरीक्षण विधि। इसमें से जो हमारे पास 3 नंबर ऑप्शन है आत्म निरीक्षण विधि, वह शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधि में शामिल नहीं है। उसके बाद में 28 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस में मूलवर्ती संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? जो मूल प्रवृत्ति होती है, जो मूलवर्ती होती है, वो संवेग से संबंध नहीं खाती है, मेल नहीं खाती है। तो कौन सी है? हमारे पास पहला ऑप्शन है पलायन भय। जब भय होगा, किसी चीज का डर होगा, तो वहां से क्या हो जाएगा? पलायन हो जाएगा। बिल्कुल सही है यह। तो उसके बाद में संवेदना आश्चर्य, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आश्चर्य होता है या किसी की जिज्ञासा होती है, जिज्ञासु प्रकृति होती है, तब क्या होता है? हमें आश्चर्य होता है। उसके बाद में 3 नंबर ऑप्शन युद्ध प्रियता, क्रोध। जब क्रोध आएगा तो युद्ध की भावना आएगी। उसके बाद में अप्रियता या निवृत्ति बोलते हैं जिसको, घृणा। बिल्कुल सही है। तो जो 2 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि संवेदना होती है तब आश्चर्य नहीं होता। तो 2 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 29 नंबर प्रश्न है, किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना जिसका उदाहरण है। कोई भी दुखी व्यक्ति है, उसको सहानुभूति के 2 शब्द कहना किसका उदाहरण है? हमारे पास ऑप्शन सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका जो आंसर होगा वो होगा निष्क्रिय सहानुभूति। उसके बाद में 30 नंबर प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो प्रश्न उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन है प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जोड़ना, अधिगम परिस्थिति या इनमें से कोई नहीं। तो प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है। प्रेरणा का यदि अभाव है तो वो अधिगम नहीं कर पाता। जीवन से न जोड़ना, यदि किसी भी चीज को हम जीवन से नहीं जोड़ेंगे तो उसको नहीं सीख पाएंगे। अधिगम परिस्थिति, ये अधिगम, प्रभावी अधिगम में कोई अवरोधक नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 31 नंबर प्रश्न है हमारे पास, एक शिक्षक कक्षा के काम को इकट्ठा करता है और पढ़ता है, फिर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है और समायोजित करता है। वह कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है? एक शिक्षक कक्षा के काम को इकट्ठा करता है,
पहले तो कहीं से भी कुछ भी इकट्ठा करता है, उसके बाद में उसको फिर पढ़ता है, फिर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है और समायोजित करता है। तो वह क्या कर रहा है? हमारे पास ऑप्शन है सीखने का आंकलन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन या सीखने पर मूल्यांकन। 31 नंबर के अंदर जो 3 नंबर ऑप्शन है सीखने के लिए मूल्यांकन कर रहा है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 32 नंबर प्रश्न है प्रवाह। प्रवाह है विस्तार, मौलिकता और लचीलेपन से जुड़े कारक है। तो प्रवाह है विस्तार, मौलिकता और लचीलेपन से जुड़े हुए कारक है। हमारे पास ऑप्शन 1 नंबर ये किससे जुड़े हुए हैं? उपहार से, प्रतिभा, विचलित सोच या त्वरण। तो प्रवाह है विस्तार, मौलिकता और लचीलेपन किससे जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए कारक है? उपहार से जुड़े हुए कारक है। उसके बाद में हमारे पास 33 नंबर प्रश्न है शिक्षक ने देखा कि पुष्पा अपने दम पर किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हालांकि वह ऐसा वयस्क या सहकर्मी के मार्गदर्शन में करती है, इस मार्गदर्शन को कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिक्षक ने देखा कि पुष्पा अपने दम पर किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती, वह ऐसा वयस्क या सहकर्मी के मार्गदर्शन में करती है, इस मार्गदर्शन को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारे पास ऑप्शन है पहला लेटरलाइजेशन, पूर्व परिचालन सोच, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या मचान। तो इसका जो 4 नंबर ऑप्शन है मचान, मचान ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है हमारे पास विद्यालय शिक्षण में वार्षिक परीक्षा से अधिक उपयोगी सतत मूल्यांकन है, क्योंकि कि जो वार्षिक परीक्षा होती है उससे अधिक महत्वपूर्ण सतत मूल्यांकन है। क्योंकि इसके क्या फायदे हैं? इससे छात्र अपने भावी कैरियर की योजना बना सकते हैं, 1 नंबर ऑप्शन। 2 नंबर ऑप्शन है हमारे पास इससे बालक की अभिवृत्तियों एवं मूल्य प्रणालियों में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से जाना जा सकता है। 3 नंबर है इससे शिक्षण अधिक रोचक व प्रभावी होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 नंबर के अंदर जो 2 नंबर ऑप्शन है कि सतत मूल्यांकन बहुत ही जरूरी है या महत्वपूर्ण है वार्षिक परीक्षा से, क्यों? क्योंकि इससे बालक की अभिवृत्तियों एवं मूल्य प्रणालियों में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से समझा जा सकता है। 35 नंबर प्रश्न है हमारे पास समता के विकास का दूसरा नाम है। समता के विकास का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास अनुभव, परिपक्वता, शारीरिक विकास या कौशल विकास। तो इसमें से हमारे पास जो समता का विकास है उसका दूसरा नाम क्या है? कौशल विकास। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 36 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन है कि किस में गतिविधि कोई गतिविधि नहीं होती है, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर पहला ऑप्शन, 2 नंबर नाटक प्रदर्शन या क्षेत्र भ्रमण। तो किस में छात्रों की कोई गति नहीं हो रही है? इसमें जो पहला ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसमें कोई छात्रों की गतिविधि नहीं हो रही है। तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 37 नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मानव विकास को इस तरह के डोमेन में विभाजित किया गया है। तो मानव विकास को इस तरह बांटा गया, किस डोमेन में विभाजित किया गया? 37 नंबर के अंदर हमारे पास 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसका। तो पहले मनोवैज्ञानिक या उसके बाद में संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक, इस प्रकार के डोमेन में विभाजित किया गया है। उसके बाद में हमारे पास 38 नंबर प्रश्न है एक बच्चा रोना शुरू कर देता है
जब उसकी दादी उसे अपनी माँ की गोद से ले जाती है। बच्चे का रोने का क्या कारण है? बच्चा क्यों रोता है या किस कारण रोया? तो इसका हमारे पास ऑप्शन है भावनात्मक चिंता, अजनबी चिंता, अलगाव चिंता या सामाजिक चिंता। तो इसका हमारे पास जो पहला ऑप्शन है भावनात्मक चिंता वो सही हो जाएगा। उसके बाद में 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने का क्षेत्र है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सा सीखने का क्षेत्र है। इनमें से ऑप्शन है हमारे पास पहला अफोर्डेबल, आध्यात्मिक, पेशेवर या प्रायोगिक। इनमें से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? जो हमारे पास पहला ऑप्शन है अफोर्डेबल, वह सीखने का क्षेत्र है। 41 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक संबंधित कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है? तो शिक्षक से संबंधित कौन सा कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है? ऑप्शन हमारे पास पहला शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता, 2 नंबर है सामग्री या सीखने के अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु पर महारत हासिल करना, बैठने की उचित व्यवस्था। तो 41 नंबर के अंदर क्या हो जाएगा? विषय वस्तु पर महारत हासिल करना। उसके बाद में हमारे पास 42 नंबर प्रश्न है, मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता को कहा जाता है? तो मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता को क्या कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया या डिस्फेसिया। तो कौशल जो होती है, सीखने की जो अक्षमता होती है वो कौन सी होती है? डिस्प्रेक्सिया होती है। 1 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 43 नंबर प्रश्न समाजीकरण है। तो समाजीकरण क्या है? शिक्षक के बीच तालमेल और सिखाया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। 3 नंबर है सामाजिक मानदंडों का अनुकूलन या सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो समाजीकरण क्या है? जो 3 नंबर ऑप्शन है हमारे पास सामाजिक मानदंडों का अनुकूलन, यह सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम, घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिक्षा अधिगम के कई सिद्धांत हैं, उनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम और घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? ऑप्शन हमारा पहला शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, 2 नंबर ऑप्शन पुनर्बलन का सिद्धांत, 3 नंबर गेस्टाल्ट सिद्धांत और 4 नंबर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो 44 नंबर के अंदर जो हमारे पास पहला ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के आधार पर किसी भी बालक में भय, प्रेम और घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 45 नंबर है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास होता है। तो विकास क्या होता है? हमारे पास ऑप्शन सामाजिक अंतः क्रियाओं के कारण, मनोवैज्ञानिक अंतः क्रियाओं के कारण, शारीरिक गतिविधियों के कारण या भावात्मक गतिविधियों के कारण। तो वाइगोत्स्की के अनुसार विकास किसका परिणाम है? सामाजिक अंतः क्रियाओं का परिणाम है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसने कहा है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसने कहा है जो विकास है वो प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है? 46 नंबर के अंदर ऑप्शन हमारे पास पहला जेम्स ड्राइवर, जेम्स मील, जॉन लॉक और रजत भाटिया। तो विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। परिवर्तन मतलब प्रगतिशील से ध्यान रखोगे, प्रगतिशील मतलब जो ड्राइवर होते हैं वो प्रगतिशील होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन होता रहता है। तो इस परिभाषा से जोड़ के क्या बन जाएगा? जेम्स ड्राइवर। जेम्स ड्राइवर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 47 नंबर प्रश्न है, बुद्धि की
श्रेष्ठता, बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यह किसका कथन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो बुद्धि होती है उसकी श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है हमारे पास एल्फ्रेड बिने ने, क्लीनबर्ग ने, वाटसन ने या डैनियल गोलमैन ने। तो किसने कहा है? क्लीनबर्ग ने कहा है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 48 नंबर प्रश्न है, वुडवर्थ ने चिंतन की कितने तत्व बताए हैं? तो वुडवर्थ ने चिंतन के कितने तत्व बताए हैं? ऑप्शन है हमारे पास पहला 1 नंबर, ऑप्शन 3, 2, 6 या 5। तो वुडवर्थ ने कितने तत्व बताए हैं चिंतन के? 5 तत्व बताए हैं। उसके बाद में हमारे पास 49 नंबर प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष में बालक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार संविधान के किस संशोधन से जोड़ा गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बालक है उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? हमारे पास ऑप्शन है 85 में संविधान संशोधन द्वारा, 86 में संविधान संशोधन द्वारा, 87 में संविधान संशोधन द्वारा या 88 में संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें जो हमारे पास 2 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद में हमारे पास आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न 50 नंबर प्रश्न हमारे पास अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो अल्बर्ट बंडूरा थे वो किससे संबंधित थे? हमारे पास ऑप्शन पहला शाब्दिक अधिगम से, संकेत अधिगम से, श्रृंखला अधिगम से या समस्या समाधान अधिगम से। तो इसके अंदर जो अल्बर्ट बंडूरा थे वो शाब्दिक अधिगम से संबंधित थे। तो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊं, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं किस प्रकार के प्रश्न बना रहा हूं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।